हेलो 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 जी, नमस्कार। की हालचाल मेरे शेरों और शेरनियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेदांतु महाराष्ट्र 11th और 12th में। और मैं हूं आपकी अपनी केमिस्ट्री एडुकेटर वंशिका श्रीवास्तव। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम लोग आ गए हो 11th क्लास में। 10th पास किया और 11th में एक लेवल अप, एक स्टेप अप आ गए हो। अब कुछ बच्चों को ये डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, कुछ बच्चे बोलेंगे ठीक है हम कर लेंगे मैम, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये बहुत ज़्यादा हार्ड लग रही होगी। क्लास 11th आपको ऐसा लग रहा हो कि मैम बहुत हार्ड है, बहुत मुश्किल है। क्यों है, क्यों ऐसा है? आज का सेशन ना उसी पे होने वाला है, क्योंकि मुझे ऐसा पता है कि और मुझे सारे बच्चों के कमेंट्स हैं, सारे बच्चों से जब इंटरेक्शन करती हूँ मैं, तो जनरली ऐसा होता है कि आप अपने सीनियर से सुनते हो कि यार जो आपकी क्लास 11th है ना थोड़ी सी टफ होती है, 12th हो जाएगा, 10th वो भी हो जाएगी, बोर्ड्स रहते हैं, देखो उसमें आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, मैथ्स और साइंस ही रहता है उसमें, तो मैथ्स तो ठीक है। साइंस में अभी जब आप 11th में आए तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में 3 चीज़ में डिवाइड कर दिया, अलग अलग मोटी मोटी बुक्स दे दिया आपको 11th क्लास में। तो यार भारी तो लगेगा, क्योंकि एक लेवल अप आ गए हो आप। जब आप गेम खेलते हो, तुम लोग गेम्स तो खेलते हो कि ना, वीडियो गेम्स खेलते हो, या फिर तुम लोग जो भी PS5 या फिर जो भी सारे गेम्स होते हैं वीडियो गेम्स, जब आप खेलते हो बेटा, तो उसमें भी क्या होता है, सबसे पहले लेवल 1 बेसिक होता है, आपने पास कर लिया, लेवल 2 थोड़ा सा हार्ड, लेवल 3 ऐसे करते करते हार्ड लेवल्स आती जाती हैं। तो क्या आप गिव अप कर देते हो? क्या आप बोलते हो कि नहीं हम तो नहीं करेंगे? आप क्या बोलते हो कि हम तो डेफिनेटली इस गेम को क्रैक करूँगा, यार मैं कर लूँगा, मुझे बस इसको करना है, कैसे भी तरीके से मुझे इस वीडियो गेम को सॉल्व करना है। तो ना क्लास 11th को भी एक लेवल अप वाला वीडियो गेम ही समझो, ठीक है? तो कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब आप बोलोगे मैम आप तो टीचर हो, आप तो ऐसे ही बोलोगे कि आपको तो कुछ भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब मैं 11th में थी तब मुझे भी बहुत ज़्यादा हार्ड लगता था, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार जो बच्चे हम जब तब फेस करते थे ये प्रॉब्लम, आज के बच्चों को वो प्रॉब्लम मैं फेस करने ही नहीं दूंगी। कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी, कुछ ऐसी गाइडेंस, कुछ ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आपको लगेगा कि क्लास 11th बहुत ज़्यादा ईजी है। तो सबसे पहली चीज़ पता है क्या है? अपना माइंडसेट बदलो, अपना परसेप्शन बदलो, चीज़ों को देखने का नज़रिया। अगर आप देखोगे कि वो टफ़ है तो वो आपको टफ़ ही लगेगा, अगर आप देखोगे कि वो बहुत ईजी है तो बेटा आपको वो ईजी ही लगने वाला है। तो बस हमारा नज़रिया होता है देखने का कि हम चीज़ों को किस तरीके से देख रहे हैं। समझ में आया? सबसे पहली चीज़ याद रखो कि आप अकेले नहीं हो। क्या आप अकेले क्लास 11th में पढ़ रहे हो? क्या आप अकेले क्लास 11th का एग्ज़ाम दे रहे हो? नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं आपके आसपास जो आपके जैसे ही सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो बोलते हैं ना कि यू आर नॉट ऑन द सेम बोट, और बोलते हैं वी आर ऑन द सेम बोट। तो तुम सब एक सेम बोट पे ही हो, ठीक है? सब बोर्ड के थ्रू जा रहे हो, इधर उधर इधर उधर, सब स्कैटर्ड हो। तो यार अपने आसपास देखोगे ना तो तुमको भीड़ में सब 11th क्लास वाले दिखेंगे कि यार ये भी स्ट्रगल कर रहे हैं मेरी तरह। क्या होता है, कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता है कि मतलब उनको ऐसा लगता है कि यार मैं ही स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरे साथ ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मुझे ही ये चैप्टर नहीं बन रहा, मुझसे ही ये ट्रिक नहीं हो रही है, मुझसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है। आपके बगल में जब देखोगे ना इतने सारे बच्चे, वो भी बेटा सेम सिचुएशन से ही डील कर रहे हैं। तो सबसे पहले चीज़ ऐसा दिमाग में रखो अपने दिमाग में कि यू आर नॉट अलोन इन दिस जर्नी, ठीक है? देखो द मेन इशू क्या है, सबसे मेन चीज़ क्या है कि यार आपको क्लास 11th डिफ़िकल्ट क्यों लग रही है? क्योंकि ना आपकी अप्रोच गलत है। आप केमिस्ट्री को, मैं स्पेसिफिकली केमिस्ट्री की बात करूँगी यहाँ पे, ठीक है? फिजिक्स और बायोलॉजी की बात हम बाद में करेंगे। तो केमिस्ट्री के लिए ये वीडियो होने वाला है। तो यार केमिस्ट्री में सबसे पहले आपकी अप्रोच गलत है। आपको डिफ़िकल्ट क्यों लगती है? कोई भी चीज़ आपको डिफ़िकल्ट क्यों लग रही है? क्योंकि आप उसको उस नज़रिए से देख रहे हो। वीडियो गेम्स में जब अपन लेवल अप करते हैं तो अपन क्या देखते हैं, अपन क्या लगता है कि यार ये तो लेवल अप हो रहा है, अब डिफ़िकल्टी बढ़ रही है, अब आपका प्रेशर भी बढ़ता है कि कैसे मैं इसको सॉर्ट करूँगा, कैसे मैं इसको क्वालिफाई करूँगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी ऐसी है, पहले से ही दिमाग में डाल देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो आपका दिमाग क्या सोचेगा कि भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ओ माय गॉड इतना ज़्यादा टफ, तो टफ बैठ गया ना यहाँ पे, तो भाई वो तो हटा दो पहले। सबसे पहली चीज़ ये देखो कि अगर जैसे मान लो यार आप जब स्कूल गए, आपने नर्सरी पढ़ी, फर्स्ट सेकंड क्लास, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसे करते करते लेवल अप किया ना, तो आपको डिफ़िकल्ट लगा गया, 10th क्लास तक आ गए आप, आराम से 10th क्लास तक आ गए, आपको डिफ़िकल्ट लगा? नहीं, बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं लगा मैम, हमको इतना ईजी लगा कि यार आराम से सॉर्ट करते करते हम 10th पे आ गए। तो ऐसे ही आपकी 11th भी हो जाएगी, ऐसे ही 12th भी हो जाएगी, लेकिन बस अप्रोच सही करो, ठीक है? अप्रोच सही करो। न्यू कॉन्सेप्ट्स आते हैं क्लास 11th में, आपके कुछ तो न्यू कॉन्सेप्ट्स होंगे ना, ठीक है?
बहुत सारे फार्मूलाज आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री आ जाती है। फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपको काफ़ी सारे फार्मूलाज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको काफ़ी सारे फार्मूलाज दिखते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं इसमें, क्योंकि क्लास 10th में आपको न्यूमेरिकल्स तो होते नहीं हैं। उसके बाद बहुत सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस, और उसके बाद बहुत बड़ा सिलेबस। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिससे आपको ना केमिस्ट्री डिफ़िकल्ट लगती है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है। लेकिन आपको अपनी अप्रोच बदलनी पड़ेगी, ठीक है। अप्रोच अगर आपकी सही है तो आपको केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इजी लगने वाली है, समझ गए। तो रियल इशू क्या है बताएं? अप्रोच, कि आप कैसे देख रहे हो, आप केमिस्ट्री को कैसे, किस नज़रिए से देख रहे हो। क्या आपको ये बहुत हार्ड लग रहा है? क्या आपको ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है? क्या आपको सब्जेक्ट बहुत ईजी लग रहा है? तो आप खुद से बोलो ना कि यार ये ईजी है, ये हार्ड है, तो आपको हार्ड लगेगा। ईजी बोलोगे तो फिर ईजी ही लगने वाला है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ क्लास 11th केमिस्ट्री के लिए। सबसे पहली चीज़ बेटा कि सभी लोग, मैंने बताया ना आपको, सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। जो भी टॉपर था पहले, उसने भी तो ज़ीरो से शुरू किया होगा, उसने भी तो कार्बन के जो 4 बॉन्ड्स हैं वो पढ़े होंगे। जो भी अभी आईआईटी का टॉपर है उसने भी सबसे पहले केमिस्ट्री की सी कार्बन जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नेम रिएक्शंस और बेसिक पे चले जाओ, बॉन्ड्स पढ़े होंगे ना उसने भी। तो हर कोई रेस जब होती है उसमें यहाँ पे बेस लाइन पे सब लोग ही खड़े रहते हैं बेटा, कोई आगे नहीं जाता। तो अपने दिमाग में ये चीज़ डाल लो कि आपको जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो मतलब आप यहाँ हो, अभी ये आपकी ये लाइन है, ठीक है। यहाँ से आप रेस शुरू कर रहे हो ना, अभी आपको यहाँ पे पहुँचना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। तो बेटा ये लोग कैसे पहुँचे हैं? यहीं से शुरू किया होगा ना इन्होंने। तो आप अकेले नहीं हो, सबसे पहली चीज़ ये दिमाग में डाल लो बेटा कि आप अकेले नहीं हो। दूसरी चीज़, केमिस्ट्री कोई हलवा नहीं है कि आपको किसी ने दे दिया, आपने खा लिया, आपको आ गया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे फार्मूलाज हैं, बहुत सारे रिएक्शंस हैं। इनको समझने के लिए टाइम दो, ठीक है। हर एक चीज़ को टाइम दो। बोलते हैं ना कि प्याज जो होती है उसकी परत धीरे धीरे खुलती है, तो बहुत सारी परतें होती हैं, तब हम पता चलता है कि अच्छा ये मतलब प्याज की बहुत सारी लेयर्स हमको दिखती हैं उसमें, करेक्ट है। वैसे ही जब आप किसी को टाइम देते हो ना, टाइम सबसे बड़ी चीज़ होती है बेटा, सबसे बड़ी चीज़। क्यों? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जब आप नए शूज़ खरीदते हो, नए शूज़ आपने खरीदे तो आपको शू बाइट होता है, कभी कभी शूज़ सूट नहीं करते हैं तो शू बाइट हो जाता है। तो क्या आप शूज़ को फेंक देते हो? आप बोलते हो कि नहीं यार ये तो गंदे शूज़ हैं, इसको फेंक देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करते हो। आप क्या करोगे, उस शूज़ को धीरे धीरे टाइम देते हो। यार आज शू बाइट हुआ, कोई बात नहीं, कल हो सकता है नहीं दे। धीरे धीरे पहनते वो शूज़ आपके फेवरेट हो जाते हैं। फिर किसी दिन आप मम्मी से बोलते हो, मम्मी मेरे शूज़ कहाँ रखे हैं, वो मुझे फेवरेट वाले शूज़ चाहिए, क्योंकि उन्हीं को मैं पहन के जाऊँगा, वो मेरे लकी शूज़ हैं। लेकिन जो पहला दिन था, पहला दिन याद करो जब उस शू ने आपको शू बाइट दी थी, समझे। तो यार पहला दिन सभी का थोड़ा सा ऊपर नीचे जाता ही है, एक वीक 2 वीक ऐसे ही जाएगा कि आपको केमिस्ट्री टफ लगेगी। लेकिन अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर लिए, अगर आपने अपना बेस बिल्ड कर लिया, तो आपको कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं लगने वाला है। सब कुछ बहुत बढ़िया से एकदम ईजी पीजी होकर निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ याद रखो कि एक स्किल है बेटा, कोई एक टैलेंट नहीं है, कोई टैलेंट लेके पैदा हुआ है और उसको बढ़िया से केमिस्ट्री आ गया, ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ है, ना हुआ है आज तक, ना होगा कभी। सब लोग धीरे धीरे ही सीखते हैं, तो आप भी धीरे धीरे ही सीखोगे, ठीक है। और मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि बेसिक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक चीज़ का बेसिक, ABCD पढ़ी, फिर वर्ड बनाए, वर्ड से सेंटेंसेस बनाए, सेंटेंसेस से हमने क्या बनाया, पैराग्राफ बनाया। तो पैराग्राफ लिखने के लिए हमें ABCD तो पढ़नी पड़ेगी ना, पैराग्राफ लिखने के लिए हमें ABCD पढ़नी पड़ेगी। तो इसीलिए केमिस्ट्री को मास्टर करने के लिए, कोई भी चीज़ मास्टर करने के लिए प्रैक्टिस, डेडिकेशन और उस चीज़ के लिए टाइम, इतना टाइम दे दो उसको कि वो चीज़ बोले कि यार ले मैं तेरी हो गई बस, समझ गए। तो उस चीज़ को टाइम दो। टाइम किसे दोगे? अपना बेसिक फाउंडेशन उसको बहुत स्ट्रांग करो। अगर तुम्हारा फाउंडेशन स्ट्रांग है ना यार, कोई नहीं हिला सकता फिर तुम्हारी बिल्डिंग को। अगर तुम्हारा नींव स्ट्रांग है, अगर तुम्हारा जो बेस बन गया है, बेस नींव वो बहुत स्ट्रांग बना है ना, बहुत अच्छे से, तो तुम्हारी जो बिल्डिंग खड़ी होगी ना, जो क्लास 12 की बिल्डिंग खड़ी होगी, जो अपना MHT CET जो तुम्हारा ड्रीम कॉलेज है उसकी बिल्डिंग खड़ी होगी, वो कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। लेकिन आपको बेस स्ट्रांग करना पड़ेगा, और बेस स्ट्रांग आपका 11th क्लास में ही होने वाला है, समझ गए। अब देखो मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं और जो आपको नहीं करनी है, ठीक है। सबसे पहला है बेटा, कॉन्सेप्ट्स को रटना नहीं है।
कॉन्सेप्ट्स को रटना तो बिल्कुल भी नहीं है कि यार आप बस कॉन्सेप्ट्स को रटे जा रहे हो। समझना नहीं है मोल क्या होता है, समझना नहीं है, मोल बस है, मोल 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, बस खत्म, रट लिया। होता क्या है मोल, इमेजिन कैसे करना है, उसको इमेजिन करना है। सबसे पहली चीज़ है कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। जो भी आपका डेफिनेशन है बेटा, अगर उसमें आपको एक वर्ड भी समझ नहीं आ रहा है ना, उसको सर्च करो। क्या मतलब है, क्या मतलब है सॉल्यूट का, क्या मतलब है सॉल्वेंट का, क्या मतलब है वेपर का, क्या मतलब है टेम्परेचर का। अगर आपको छोटा सा छोटा वर्ड समझ नहीं आ रहा है ना, उसको सर्च करो, उसकी मीनिंग लिखो, हिंदी में लिखो, किसी में भी लिखो, लिखो जहाँ पे भी नोट्स बनाए वहाँ पे लिखो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, आपको कॉन्सेप्ट को मग नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है। सेकेंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एनसीईआरटी को लोग इग्नोर कर देते हैं, बिल्कुल भी आपको टेक्स्ट बुक को इग्नोर नहीं करना। आपकी टेक्स्ट बुक ही आपके मेडिसिन है, आपकी टेक्स्ट बुक ही आपके लिए सब कुछ है। टेक्स्ट बुक को पढ़ो, उसके बाद किसी और बुक पे जाओ। टेक्स्ट बुक को एकदम लाइन बाय लाइन बढ़िया तरीके से पढ़ना है, उसके सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज़ भाई, पढ़ लिया लेकिन रिवीजन तो करते ही नहीं है, क्योंकि यार आपका दिमाग इतना ज़्यादा एकदम टॉप लेवल वाला नहीं है, किसी का दिमाग इतना टॉप लेवल वाला नहीं होता है कि यार एक बार पढ़ा और याद हो गया। मैं भी ऐसी थी भाई, सबका दिमाग ऐसे होता है, बार बार उस चीज़ को देखना पड़ता है, उस चीज़ को मतलब सामने आपके रखना पड़ता है, तभी आपको जाके याद होगा। मान लो आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, आपको समझ में भी आ गया, आपने क्वेश्चंस भी कर लिए, फिर आप पहुंच गए चैप्टर नंबर 4 पे, ठीक है, आप पहुंच गए 1 से लेके चैप्टर नंबर 4 पे। अब चैप्टर नंबर 1 का क्या, भूल गए, खत्म। क्यों? क्योंकि आपने उसको रिवाइज नहीं किया, क्योंकि उसका रिवीजन ही नहीं हुआ, इसलिए रिवीजन करना है, ठीक है, इसलिए रिवीजन करना है। नेक्स्ट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आपको केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स तो आएंगे ही, तो यार उसको अवॉइड नहीं करना है। जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उसको एकदम परफेक्टली आपको करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल से डर क्यों रहे हो, बेसिक से चलो ना। जिससे भी डर लगे बेटा, जिस चीज़ से भी डर लगे, उसके बेसिक पे आ जाओ, एकदम लोएस्ट पॉइंट पे आ जाओ, बहुत लोएस्ट पॉइंट पे। तुम्हें पता है क्या हुआ था, जब मैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही थी ना, तो मुझे ऐसा था कि यार मुझे भी बहुत सारी चीज़ों में बेसिक्स क्लियर नहीं थे। मैंने काफ़ी एडवांस चीज़ें पढ़ ली कि यार पाई बॉन्ड क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन, बहुत सारी, थर्मोडाइनमिक्स में भी बहुत बड़ी बड़ी डेरिवेशंस, रिएक्शंस और 1D पार्टिकल, 2D पार्टिकल, बहुत हाई लेवल का पढ़ लिया। अब कुछ कुछ मेरे कॉन्सेप्ट, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट, जैसे कि आपका हाइपर कॉन्जुगेशन, मार्कोनिकॉफ रूल और 2-3 चीज़ें और थी, ये अपना न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, ये सब चीज़ों में मुझे कन्फ्यूजन रहता ही था हमेशा। तो मैंने एक दिन डिसाइड किया, मैंने बोला यार बहुत हो गया, अब इतना कन्फ्यूजन रहता है, मैं समझ ही नहीं आ रहा मैं कर क्या रही हूँ। मैंने 9th क्लास की बुक उठाई, 9th, 10th, 11th, 12th, मैंने चारों की बुक्स पढ़ी। 9th में भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स है मैटर में, 10th में भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स है, जैसे कार्बन वाले में जो चैप्टर है, कार्बन का जो चैप्टर, कार्बन कंपाउंड वाला जो चैप्टर है ना क्लास 10th में, तो उसमें भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स है, वो मैंने पढ़ा। क्लास 11th में आई, उसके बेसिक्स पढ़े, 12th की बेसिक्स पढ़े, तब मुझे समझ में आया कि जो भी मेरे बेसिक्स डाउट थे वो इन 4 क्लासेस में मेरे सॉल्व हुए हैं, 9th, 10th, 11th और 12th। तो मुझे अगर मेरी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी थी ना, मैंने 9th क्लास से शुरू किया था। क्या फ़र्क पड़ता है मैं एक टीचर हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है मेरी कितनी भी एज हो गई है, क्या फ़र्क पड़ता है कि यार मैं बहुत आगे निकल गई हूँ, मैं वापस शुरू कर सकती हूँ। मैं फर्स्ट क्लास की भी बुक भी पढ़ सकती हूँ, मैं सेकेंड क्लास की बुक भी पढ़ सकती हूँ, अगर उसमें कॉन्सेप्ट दिया है तो, समझे। तो यार जो बेसिक बुक थी वो 9th क्लास की बुक थी, मैंने 9th क्लास से शुरू किया, 4 चैप्टर्स थे, चारों चैप्टर्स बढ़िया तरीके से फिनिश किए। 10th क्लास पे आई, 10th क्लास में मैंने सारे चैप्टर्स पढ़े, मैंने उसको अच्छे से फिनिश कर दिया कि यार कुछ तो मुझे इसमें दिखेगा, कुछ तो मुझे मिलेगा, केमिस्ट्री के बेसिक्स तो मुझे मिल ही जाएंगे। 11th पे आई, 11th में भी मुझे काफ़ी सारे बेसिक्स मिल गए। 12th, ऐसे कर करके मैंने सारे अपने बेसिक्स क्लियर करे। तो बेटा अपने बेसिक्स क्लियर करो, और न्यूमेरिकल फार्मूला, न्यूमेरिकल जो है ना उसको स्किप नहीं करना है, ठीक है। और लास्ट मिनट स्टडिंग को बिल्कुल अवॉइड करना है कि यार एकदम आखिरी के लिए रख रहे हैं कि आखिरी में सब कुछ करेंगे, ऐसा नहीं होता। धीरे 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 धीरे, रोज़ रोज़ धीरे धीरे करके ही सारी चीज़ें होती हैं। कंसिस्टेंट रहो, एकदम बर्न आउट नहीं करना है, समझ गए कि रात के मतलब एग्ज़ाम के एक दिन पहले बैठ रहे हैं और सब कुछ दिमाग में भर रहे हैं, कन्फ्यूज़ हो जाओगे। क्या मतलब है लेकिन ऐसे पढ़ने का, क्या मतलब है ऐसे पास होने का, जब आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप एक्चुअली में पढ़ क्या रहे हो, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको, ये सब चीज़ें नहीं करनी है बेटा, लास्ट मिनट स्टडी तो बिल्कुल भी आपको नहीं करनी। तो मैम हमको करना क्या है, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या नहीं करना। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले चीज़ों को समझो, कॉन्सेप्ट को समझना है। जैसे आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा,
आपको मोल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब उसको लिखो, उसके नोट्स बनाओ। आपको मोल कॉन्सेप्ट समझ में आया, अब आप उसके नोट्स बनाएंगे। जैसे ही नोट्स बनाए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखो क्या आपका जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है आपको समझ में आया क्या, कि आप क्वेश्चन में कैसे लगाओगे उस कॉन्सेप्ट को। और अगर आपने उसको लगा लिया, वापस से 1 दिन बाद या 2 दिन बाद उसको रिवाइज करो, रिपीट अगेन। पहले चीज़ों को समझो, लिखो, प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, लिखो, पहले इसको समझो, लिखो, प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो। ये साइकिल जब आप चला लोगे तो आपका कोई सा भी टॉपिक हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो बायोलॉजी का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, कोई सा भी टॉपिक बेटा आपको एकदम ईजी लगेगा, हार्ड नहीं लगेगा। पहले समझना है, समझो चीज़ों को, अंडरस्टैंड करो कि यार एक्चुअली कॉन्सेप्ट कहना क्या चाह रहा है। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड कैसे बना है, सिंगल बॉन्ड जो बना है बेटा वो 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, 1 इलेक्ट्रॉन ये 1 इलेक्ट्रॉन ये। तो ये बेसिक चीज़ें खुद से खुद क्वेश्चन पूछो, एकदम डीप में चले जाओ कि यार ये हुआ कैसे होगा। जब तक क्वेश्चन नहीं पूछोगे तब तक तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। समझो, उसके नोट्स बनाओ अच्छे से, उसको प्रैक्टिस करो और फिर रिवाइज करो। ये जब साइकिल रिपीट करोगे ना तो तुम्हारी केमिस्ट्री स्ट्रांग होने लग जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अब तुमको तीन क्लासेस तो पता ही होंगी, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में आता है बेटा न्यूमेरिकल्स, ठीक है, फॉर्मूलाज। तो आपको ना डेली फॉर्मूलाज प्रैक्टिस करने हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको डेली फॉर्मूलाज को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसके बाद आपको कम से कम रोज 10 से 5 से 10 या फिर 15 न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं। हर सेशन के बाद फिजिकल केमिस्ट्री में आपको कम से कम 5 से 10 न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं। और डेरिवेशन को समझो, जो आपका केमिस्ट्री है उसमें डेरिवेशन तो आएगा नहीं क्लास 11th में, आई थिंक नहीं है, शायद हो सकता है आ भी जाए 1-2, लेकिन क्लास 12th में आपको है केमिकल काइनेटिक्स में, और फिजिक्स में तो आपको काफ़ी सारी डेरिवेशंस हैं। तो मैं उसके लिए भी आपको बता रही हूँ कि डेरिवेशंस को रटो मत, उसको समझो कि यार हुआ कैसे है, ये कैसे ये न्यूमेरिकल वैल्यू आई, कैसे ये निकला है, ठीक है, वो आपको समझना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्या करोगे, सारे रिएक्शंस के फ्लो चार्ट आपको बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद मैकेनिज्म समझना है, रिएक्शन का जो भी मैकेनिज्म है, ये भाई अगर ये बॉन्ड टूटा तो ये टूटा क्यों, अगर इसने इस पर अटैक किया तो क्यों किया, ये पॉजिटिव साइन कैसे आया, ये एरो क्या बता रहा है, ये अगर रिएक्शन को अगर यहाँ पे डेल लिखा है ऐसा तो इसका मतलब क्या हुआ। ये सारी चीज़ें बेटा आपको छोटी छोटी चीज़ें खुद करनी पड़ेंगी, तभी जाके हो जाएगा। और नेम रिएक्शंस को बहुत अच्छे से लर्न करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो आपको माइंड मैप बनाना है, जो भी आपकी पीरियोडिक ट्रेंड्स है बेटा उनके आपको माइंड मैप बनाना है। रिवाइज तो आपको करना ही है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, तीनों को आपको बढ़िया तरीके से रिवाइज करना है। और इसकी निमोनिक्स आपको याद करना है। जैसे मैंने आपको जो ब्रिज कोर्स था ना नीव बैच वालों का, उसमें मैंने पूरे पीरियोडिक टेबल के निमोनिक्स बताए थे, ठीक है, कि आप पीरियोडिक टेबल को कैसे याद करोगे। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी केमिस्ट्री स्ट्रांग बनेगी। फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, ठीक है। अब बात करते हैं अपन कि जो आपके टफ चैप्टर्स है बेटा, टफ कैसे क्यों बोलूँगी, क्योंकि थोड़े आपको अलग टाइप के दिखेंगे ये चैप्टर्स, ठीक है, थोड़े से अलग पैटर्न के होते हैं चैप्टर्स। कौन से मैम, केमिकल बॉन्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि इनऑर्गेनिक का बेस है ये। थर्मोडायनेमिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री का इक्विलिब्रियम, ऑर्गेनिक्स बेसिक्स। तो ये आपको कैसे करोगे, देखो केमिकल बॉन्डिंग में क्या करना है आपको, स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो, उनको रिवाइज करो, उनको बार बार ड्रॉ करके देखो कि क्या आपसे बन रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स में आपको साइन कन्वेंशन बहुत अच्छे से अपन पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगी इसका मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम में भी कुछ भी ऐसा फास्ट कुछ नहीं है, बस उसके आपको प्रॉब्लम्स जो भी आपको जो उसका क्वेश्चंस है उसको आपको डेली सॉल्व करने हैं। और ऑर्गेनिक्स में आपको जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक एफर्ट्स कैसे गए हैं, इंडक्टिव इफेक्ट्स, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और उसका टॉटोमेरिज्म, मेसोमेरिक इफेक्ट, ये सारे इफेक्ट्स आपको बढ़िया तरीके से पढ़ने पड़ेंगे, तभी आपको ऑर्गेनिक समझ में आएगी, ठीक है। तो ये आपको कुछ चैप्टर्स ऐसे लगते हैं, ये वाले जो चैप्टर्स है ना ये थोड़े से टफ भी होते हैं, और MHT CET में इनका बहुत हाई वेटेज होता है, इसलिए ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए। टफ है लेकिन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप कर सकते हो, ठीक है। कब कर सकते हो, अब एक वीकली प्लान सुन लो। मंडे टू वेडनेसडे क्या करोगे आपने नए कॉन्सेप्ट्स पढ़े, ठीक है, उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए, ठीक है, उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए तुरंत, नए कॉन्सेप्ट पढ़ा, शॉर्ट नोट बना लिया। मंडे टू वेडनेसडे आपको यही करना है, नए कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपको, उसके शॉर्ट नोट्स बना लिया।
फिर मैंने क्या बोला था, पहले समझो फिर नोट्स बनाओ। समझ गए, नोट्स बना लिए, फिर क्या करना है मैम, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। थर्सडे टू फ्राइडे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको किस चीज़ का प्लान बता रही हूँ कि आपने अगर कोई नया टॉपिक शुरू किया, कोई नया चैप्टर उठाया, मान लेते हैं आपने उठाया सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो मंडे टू वेडनेसडे आपको वो चैप्टर अच्छे से पढ़ना है और उसके नोट्स बनाने हैं। मंडे टू वेडनेसडे 3 दिन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन वो चैप्टर को बढ़िया तरीके से पढ़ो और उसके नोट्स बनाओ। थर्सडे टू फ्राइडे 2 दिन उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, कम से कम 20 से 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। सैटरडे को क्या करना है आपको, वापस से जो नोट्स बनाए थे बेटा उसको रिवाइज करना है। जो नोट्स बनाए थे उसको रिवाइज करना है, समझ गए। जो भी नोट्स बनाए थे आपने मंडे और वेडनेसडे तक उसको रिवाइज करना है सैटरडे को, और संडे को क्या करना है, PYQ सॉल्व करना है। PYQ सॉल्व करना है। ये प्लान फॉलो कर लिया ना आपने, फिर देखते हैं आपका कोई सा भी टॉपिक होता है कि नहीं होता है। एक बार करके तो देखो, एक बार ट्राई तो करके देखो। कुछ नहीं करने से अच्छा है कुछ करना, हम कुछ कर सकते हैं और बिल्कुल डेफिनेटली होगा। आप एक बार ये प्लान फॉलो तो करके देखो कि मंडे से वेडनेसडे आपने सिर्फ नए टॉपिक्स पढ़े, उनके नोट्स बनाए, थर्सडे से फ्राइडे आपने MCQ प्रैक्टिस करी, सैटरडे को वापस से उन टॉपिक्स को रिवाइज किया, और संडे को क्या किया आपने, PYQs कर लिए। अपना एक स्टडी प्लान तो बनाओ, अपने जो आवर्स है उनको फिक्स तो करो, तभी तो चीज़ें होंगी, तभी तो आप CET निकाल पाओगे, CET क्रैक कर पाओगे। अदरवाइज कैसे हो पाएगा आपका CET क्रैक, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, सबसे पहले वही चीज़ आएगी कि आपको अपने कॉन्सेप्ट्स लर्न करने हैं। NCERT पढ़ो, या फिर जो भी आपने बैच ज्वाइन किया है उसकी वीडियोस देख लो, जो भी आपके बैकलॉग से पहले वो कवर करो, ठीक है। तो आपको वीडियो देख लेना है, या तो आप NCERT वीडियो, दोनों चीज़ें आपको साथ साथ लेके चलनी है। उसके बाद नोट्स बनाने हैं, आपको नोट्स बनाने हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिर रिवाइज करना है, और फिर आपका स्कोर जो है वो अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है, इम्प्रूव हो जाएगा अपने आप। क्लियर है। तो यार अगर आप ये सब बेसिक चीज़ें फॉलो कर लोगे, ये प्लान आपने फॉलो कर लिया, तो आई गारंटी यू आपकी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। एक बार ट्राई तो करके देखो। ये वीडियोस जो हम बनाते हैं, ये ऐसा नहीं है कि बेटा आप सिर्फ देख लो यार, एटलीस्ट 1 हफ्ता 2 हफ्ता ट्राई करने की कोशिश तो करो। अगर वो वर्क नहीं कर रहा है तो अब बताओ आके हमें कि मैम आपने जो हमें स्ट्रैटेजी बताई थी वो वर्क नहीं कर रही है, कुछ और स्ट्रैटेजी बताओ, तो हम कुछ और स्ट्रैटेजी लेके आएंगे आपके लिए। लेकिन अगर मैंने आपको ये बता दिया, आपने सिर्फ देख लिया, आपने इस पर एग्जीक्यूट नहीं किया, एग्जीक्यूशन नहीं किया, इस पर कोई मतलब का नहीं है फिर, ठीक है। आपका भी टाइम वेस्ट है देखने से, और फिर हम लोग का फिर क्या ही मतलब है इतना पूरा आपको बताने से। तो एक बार ट्राई करके देखो, एक बार खुद से कोशिश तो करो, मोटिवेट करो खुद को कि यार मैं ये कर सकता हूँ। एक बार मैं ट्राई करके देखूंगा कि क्या मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ बेटा, आपको कंसिस्टेंट रहना है। ये नहीं है कि आपने 1 हफ्ते कर लिया, दूसरे हफ्ते बोल रहे हो अरे यार छोड़ो यार कौन करेगा। CET निकालना है, क्लास 11 को अच्छा बनाना है, क्लास 12 के बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, तो कंसिस्टेंट तो रहना पड़ेगा। हर एक चीज़ कंसिस्टेंसी के साथ ही होती है। उसके बाद अगर आपने बैच ज्वाइन किया है तो मैं वहाँ पे आपके सारे डाउट सॉल्व करती ही हूँ, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डाल सकते हो, वहाँ पे मैं आपके डाउट सॉल्व करूँगी। हर जगह जो भी है, कहीं से भी आप मुझे अप्रोच करो, मैं आपके सारे के सारे डाउट सॉल्व करती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपने जो भी डाउट्स है वो पूछो बेटा, जो भी डाउट्स है वो पूछो। डेली आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, डेली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। रिवाइज भी करना है। एक रिवीजन का ना एक स्केड्यूल बनाओ, रिवीजन का एक टाइम टेबल बनाओ, एक टाइम टेबल बनाओ कि यार इतने इतने इंटरवल्स पे एक चैप्टर पढ़ लिया 5 दिन, उसके बाद फिर से रिवाइज करूँगा, फिर 5 दिन फिर से रिवाइज करूँगा, ऐसे कर करके एक टाइम बनाओ रिवीजन का, तभी चीज़ें हो पाएंगी, अदरवाइज नहीं हो पाएंगी। और उसके बाद आखिरी में तो आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग करनी है कि यार जो आप कर रहे हो उसको ट्रस्ट करना है, अपने टीचर को ट्रस्ट करना है। आपका जो प्रोसेस है, जो आप बिना किसी की सुने कर रहे हो ना, उसको आपको ट्रस्ट करना है। बोलते हैं ना, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द यूनिवर्स। आप एक बार ट्रस्ट करके तो देखो, एक बार बिलीव करो कि आप कर सकते हो, एक बार बिलीव करो कि यार मैं कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली हो पाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने जो आपको ये स्ट्रैटेजी बताई है बेटा, अगर आपने ये फॉलो कर लिया, अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका क्लास 11th की जर्नी बहुत शानदार हो जाने वाली है। आपकी क्लास 11 बहुत ही ईजी हो जाएगी, बिल्कुल हार्ड नहीं लगेगी, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप MHT CET की तैयारी कर रहे हो ना, तो तत्व बुक आपने सुना ही होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स के लिए इतने कम प्राइस में आपको मिल रही है, जस्ट ₹1800 में। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ जाके आप इस बुक को परचेस कर सकते हो। साथ ही अगर मैं बात करूँ नीव बैच और शौर्य बैच की, जो कि आपको इतने कम प्राइस में मिल रहा है जस्ट फॉर 1 ईयर, 3499 एंड
2 ईयर्स के लिए 6499। हमारे इन्फिनिटी कोर्सेज और इन्फिनिटी प्लस कोर्सेज भी हैं, तो जो भी आपको सूटेबल लगे आप उसमें जाके एनरोल कर सकते हो। साथ ही मौर्या बैच चल रहा है क्लास 12th वालों के लिए, जो कि है 1 ईयर का कोर्स 2999। फिर इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी प्लस में, जिसमें आपको बुक्स भी मिल जाएंगी और इन्फिनिटी प्लस में आपको पर्सनल मेंटर्स भी मिलने वाले हैं। साथ ही एक IVSAT का स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप वो टेस्ट दे सकते हो और 90% तक की स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हो। साथ ही अगर मैं आपको दिखाऊं वेदांतु के रिजल्ट्स, जो कि बहुत ही शानदार है MHT CET के, इसी के साथ ये देखो JEE मेंस 2026 का रिजल्ट, 2025 का रिजल्ट और JEE के साथ साथ आप नीट के रिजल्ट भी देख सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार हैं। साथ ही साथ ये है वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर्स महाराष्ट्र और पूरे पुणे में, जहाँ पे आप जाके 90% तक की स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हो। तो है ना ये मज़ेदार कि नहीं? बताना मुझे आज की वीडियो कैसी लगी, स्ट्रैटेजी आपको कैसी लगी, कमेंट डाउन करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप फॉलो करेंगे कि नहीं, मुझे कमेंट कर देंगे कि मैम वी विल फॉलो। मुझे कमेंट आना चाहिए कि मैम वी विल फॉलो, वी विल डू इट, आई कैन डू इट। ये सारे कमेंट्स मुझे दिखने चाहिए आज की वीडियो में। तो सेशन को करेंगे लाइक। मिलेंगे हम नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।